नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 6 मार्च 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉप न्यूज़ में जो पहला आर्टिकल है वो है अभी इजराइल में कुछ अटैक वगैरह हुआ है तो 104 पर्सन वहाँ पर मारे गए गाजा में, उससे संबंधित है। फिर टॉप न्यूज़ में दूसरा जो आर्टिकल है वो है अभी जीडीपी ग्रोथ इंडिया की बढ़ी है। तो बाकी वर्ल्ड में जो भी जीडीपी ग्रोथ थे वो कम देखी गई है, बट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अभी बढ़ गई है। तो और भी अनुमान लगाया जाए कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो कंटिन्यूस बढ़ेगी, इससे संबंधित है। तो काफ़ी अच्छा, ये भी इंडिया के लिए अच्छा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। हमारा जो मेन आर्टिकल पहला वो है इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट कुलेश्वर कारपट्टिनम के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा तमिलनाडु के थुट्टुकुट्टी जिले में एक गांव है जिसका नाम है कुलेश्वर कारपट्टिनम, इसमें इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट का अनावरण किया गया है। क्यों न्यूज़ में है? अभी हमारा क्या हुआ है, तमिलनाडु का एक गांव है जिसका नाम है कुलेश्वर कारपट्टिनम, वहाँ पर हमारा सेकंड स्पेस पोर्ट है, उसका लॉन्च किया गया, उसे अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। कि हमारे पहले भी एक स्पेस स्टेशन था, अभी ये दूसरा स्पेस स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पेस पोर्ट होता क्या है। इससे पहले हमने देखा था एयरपोर्ट, जहाँ से जो एरोप्लेन वगैरह वो लैंड करते हैं, चलते हैं, वो एयरपोर्ट होता है। पोर्ट जहाँ से जहाज वगैरह चलते हैं, तो ये स्पेस पोर्ट होता है ना, जहाँ पर एयरक्राफ्ट होते हैं ना वो लॉन्च होते हैं, मतलब स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो लॉन्च होते हैं, उस एरिया को कहा जाता है स्पेस पोर्ट कहा जाता है। भारत के पास में ऑलरेडी की स्पेस पोर्ट है, ये सेकंड स्पेस पोर्ट है। ठीक है। इस स्पेस पोर्ट को क्या कहा जाता है? इसे क्रोसमोट्रोम भी कहा जाता है। स्पेस पोर्ट को क्रोसमोट्रोम भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये नाम याद रखना, एक स्पेस पोर्ट है, इसे ही क्रोसमोट्रोम भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब तो पहले तो भारत के पास में पहला कौन सा था, ये अगर दूसरा है तो पहला कौन सा था? तो आपने नाम सुना होगा, भारत के पास में सतीश धवन श्रीहरिकोटा। सतीश धवन श्रीहरिकोटा जो है वो भारत का पहला स्पेस स्टेशन था, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ये स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ पर देखो लोकेशन में आप देखोगे, ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन है, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित था। ठीक है, ये पहले से था ऑलरेडी, अभी ये दूसरा बनाया जा रहा है। तो अगर भारत के पास में पहला था तो ये दूसरा क्यों बनाया जा रहा है? रीज़न क्या है? अगर ऑलरेडी एक है तो दूसरा क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे मुख्य रीज़न ये है कि अगर भारत के पास पहला था ना, अभी क्या भारत डेवलप हो रहा है, इसरो भी अच्छा काम कर रहा है, तो भी अंतर्राष्ट्रीय जो कंट्रीज है, इंटरनेशनल कंट्रीज है, वो भी स्पेस में अपने जो मिशन भेजने के लिए इसरो से कांटेक्ट करिए कि हमारे है ना मिशन आप लॉन्च कर दो। तो इसरो अगर अच्छा काम करेगा तो इसरो के पास और ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, तो इसरो का बर्डन बढ़ जाएगा, और ये लॉन्चिंग स्टेशन है ना, इसका भी बर्डन बढ़ जाएगा। भाई इतने सारे एक जगह से लॉन्च नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही साथ में अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यहाँ पर इंटरवेंग कर रहा है, उनको भी इंटरेस्ट है कि वो स्पेस सेक्टर में अपने जो भी स्पेस क्राफ्ट है वो भेजेगा। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई है उसको अप्रूवल दे दिया है, तो वो भी अपने यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, तो इस सेक्टर का बर्डन और बढ़ने वाला है। अगर ये बर्डन बढ़ेगा, ये जो सतीश धवन श्रीहरिकोटा है ना, यहाँ पर इतने सारे लॉन्च नहीं किए जाएंगे, तो इसके लिए एक और विकल्प के रूप में दूसरा और बनाया जा रहा है, जो कि होगा कुलशेखरपट्टिनम में। ठीक है जी, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है डॉग लेग मुन्नवर। मतलब क्या होता है डॉग लेग मुन्नवर का? कि देखो यहाँ पर आप लोकेशन में देखो कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पे ये है श्रीलंका, ये है सतीश धवन श्रीहरिकोटा। अगर इसको यहाँ से लॉन्च किया था तो ये यहाँ से जाना चाहिए, बट यहाँ पर बीच में पड़ता श्रीलंका। देखो यहाँ से जा रहा है, बीच में पड़ता श्रीलंका, तो इसको यहाँ से निकल के घूम के जाता है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इससे फ्यूल भी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो नुकसान तो हो रहा है। अब ये से कहा जाता है डॉग लग मुन्नवर। इस टर्म को याद रखना आप, डॉग लग मुन्नवर। ये टर्म क्या होती है? अगर स्पेस क्राफ्ट को सीधे भेजना चाहिए बट किसी वजह से उसको घुमा के भेजा जा रहा है, तो उस टर्म को कहा जाता है डॉग लग मुन्नवर। तो ये श्रीलंका बीच में पड़ता है। अब डॉग लग मुन्नवर, इसके कि इंडिया को नुकसान हो रहा था। अब इंडिया क्या करेगा? अभी ये इसका लोकेशन यहाँ पर है, तमिलनाडु के यहाँ पर है। अगर इसको भेजा जाएगा तो ये डायरेक्ट लॉन्च हो जाएगा, तो उसको बीच में ये सारी जो बर्डन थी, जो सारी ये टेंशन आ रही थी, जो हल्डर आ रही थी, ये अब उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्ट लॉन्च हो जाएगा। तो बेनिफिट ये होगा कि अभी बीच में जो आ रहा था वो टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, तो ये भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये जो डॉग लग मुन्नवर है, इस टर्म को याद रखना। डॉग लग मुन्नवर की क्या होता है, किससे संबंधित है? तो ये स्पेस क्राफ्ट को जब लॉन्च किया जाता है तो बीच में किसी वजह से उसका दूरी बढ़ा दी जाती है, तो उसे डॉग लग मुन्नवर कहा जाता है। तो एक क्रॉसमोड्रोम में याद रखना कि ये स्पेस पोर्ट को भी कहा जाता है, एक डॉग लग मुन्नवर को याद रखना। हमारा पहला कौन सा था? ये सतीश धवन श्रीहरिकोटा था। अब हमें आवश्यकता समझे, आवश्यकता क्यों है, वाई सेकंड स्पेस क्राफ्ट, इसकी नीड क्यों है? नीड तो पहला तो लिमिटेशन थी श्रीहरिकोटा की कि बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रहा है, इसलिए आवश्यकता थी। सेकंड थी कि बर्डन बहुत था। मुन्नवर जो भी हमने वो टर्म देख लिया, मुन्नवर डॉग लॉग मुन्नवर का टर्म देख लिया,
इसलिए इसे लॉन्च कर लिया। अब हम कुछ कुलेश्वरपट्टिनम है इसकी स्पेशल फीचर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्यों बनाया जा रहा है। देखो, किसी भी स्पेस स्टेशन होता है उसको बनाने के लिए कुछ टर्म्स होती है, ठीक है, कुछ फैक्टर होते हैं, उसको देखते हुए बनाया जाता है। सबसे पहले उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं कि कोई भी स्पेस स्टेशन है वो ज़्यादातर होंगे ना वो इक्वेटर के नज़दीक ही होंगे, बिकॉज कि इक्वेटर पर उसको लॉन्चिंग में ज़्यादा होता है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, तो उसको लॉन्च होने में हेल्प हो जाती है। तो कोई भी स्पेस स्टेशन होगा ना वो इक्वेटर के पास होगा। तो सबसे पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन देख ली। उसके अलावा दूसरा फैक्टर है कि वहाँ पर वेदर कैसा रहता है, वेदर भी मैटर करता है। वेदर क्योंकि अलग अलग वेदर होगा, जहाँ पर ज़्यादा तूफान चक्रवात वगैरह आते हैं या फिर वेदर स्टेबल नहीं होगा तो भी नुकसान कर सकता है, तो वेदर को भी कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ में वो एरिया है ना वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहने चाहिए, अनहेबिटेड होना चाहिए, आसपास में निवास कम है ना, तो उसको क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो लोगों की हानि ना हो, जान मान की हानि ना हो, इसलिए अनहेबिटेड एरिया को चूज़ किया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं, इनको देखते हुए उस एरिया को घोषित किया जाता है कि ये स्पेस पोर्ट के लिए अच्छा एरिया माना जा सकता है। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। अब इसको क्यों चूज़ किया जाता है, अभी जो हम बात करें कुलेश्वरपट्टिनम को, इसे क्यों चूज़ किया गया। इसे चूज़ करने के लिए सबसे पहला रीज़न है कि इसका एंशियंट इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। एंशियंट इंपॉर्टेंस क्यों है कि ये पहले है ना एंशियंट पोर्ट के रूप में काम करता था। ये जो कुलशेखर पोर्ट है ना ये काफ़ी एंशियंट टाइम में भी पोर्ट का काम करता था, तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। यहाँ पे लिखा भी होगा कि ये एंशियंट पोर्ट के रूप में भी काम करता था, कि पहली सेंचुरी में ये एंशियंट पोर्ट के रूप में काम करता था। और फिर कोला में पांड्यन चेरन डायनेस्टी थी, इस दौरान भी ये इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में काम करता था। इसे रिन्यूड किया गया था, ये इसका पहला इंपॉर्टेंस हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप किया गया है। अब ये इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होने से क्या होगा कि यहाँ पर ये ना जो भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वगैरह होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिक और जो सप्लाई वगैरह है ना वो बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क है तो लॉजिस्टिक और सप्लाई का जो बेनिफिट है वो इससे मिल जाएगा। साथ ही साथ में इसे 24 मंथ यानी 2000 अभी 24 चल रहा है तो 2026 तक इसे तैयार किया, 2026 तक इसे तैयार कर दिया जाएगा और फिर यहाँ से लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में ये काम करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बेनिफिट क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, ठीक है जी। इसके अलावा जो फ्यूल्स होगा वो सेव होगा और जो बर्डन होगा वो कम हो जाएगा, तो इसके बेनिफिट भी बहुत हैं। तो ये हमने देख लिया, हमारे सेकंड स्पेस पोर्ट से संबंधित आर्टिकल था उसको देख लिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 371A से संबंधित है। देखो, सबसे पहले देख लेंगे न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में इसलिए था कि अभी नागालैंड है ना वहाँ पर आर्टिकल 371A है ना 371A उसमें उसकी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि उसकी वजह से ये जो नागालैंड है ना वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कोल माइनिंग है ना उसको रोका नहीं जा रहा है। देखो 371A क्या है, 371A है ना वो स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। अब इस आर्टिकल की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे जो कोल माइनिंग वाले हैं वो कोल माइनिंग कर रहे हैं, अब इस आर्टिकल की वजह से इसे रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में आपको न्यूज़ सिंपल से समझ आइए कि आर्टिकल 371A की वजह से नागालैंड को रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। ये कोल माइनिंग है ना उनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, इस वजह से ये थोड़ा हर्डल का इश्यू बन गया है, तो ये इसलिए ये न्यूज़ में है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 371A के बारे में। आर्टिकल 371A कहता है, देखो आर्टिकल 370 पहले आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न दिए गए थे। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस था, इसे ख़त्म कर दिया, तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद में आर्टिकल 371, 371A, 371B ऐसे जे तक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं। अब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। फ़ायदा ये है कि ये जो नए राज्य बने थे जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, ये है इंडिया में, मतलब उस टाइम इंडिया में मर्ज होना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको कंसर्न था कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारे जो रिलीजियस है, हमारे जो कल्चरल इवेंट वगैरह है, ठीक है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। जब अगर इंडिया के साथ मिलेंगे, मर्ज करेंगे, तो हमारी जो पहचान पूरी ख़त्म हो जाएगी। तब इंडिया ने कहा था कि हम आपको स्पेशल प्रोविज़न देते हैं जिससे आपके जो स्पेशल जो भी कल्चर वगैरह है उसको आप सेवेज करके रखना, उससे आप बचा के रखना, वो ख़त्म नहीं होगा। ये देखते हुए इसको इन जो राज्य हैं ना इनको स्पेशल प्रावधान दिए गए थे, स्पेशल कैटेगरी में रखा गया था। इसी के तहत जो नागालैंड है उसको रखा गया था आर्टिकल 371A में। आर्टिकल 371A कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट का लॉ है ना वो नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक ये नागालैंड की स्टेट असेंबली से जो भी मामला अप्रूवल ना ले, मतलब कोई पार्लियामेंट है लॉ बनाएगी, वो लॉ तब तक नागालैंड पर अप्लाई नहीं होगा जब तक वहाँ की स्टेट असेंबली से वो पूछ नहीं लिया जाएगा। मतलब स्टेट जो असेंबली है ना वहाँ की, उससे पहले अप्रूवल लेना होगा
और अप्रूवल लेने के बाद ही उस लॉ को वहाँ पे लागू किया जा सकेगा। ऐसा 371A में दिखाया गया है। इसका बेनिफिट ये होता है कि नागालैंड में कोई भी पार्लियामेंट मन चाहे वो वहाँ पर लागू नहीं कर सकती, ये बेनिफिट है। बट अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान यही हो रहा है कि ये जो छोटे छोटे फैक्टर हैं इनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। अब ये जो स्पेशल 371A के तहत इनको स्पेशल कैटेगरी में लगा है, यहाँ पर किस किस चीज़ों पे लागू होगा नहीं। अगर नागालैंड की कोई सॉवरेनिटी संबंधित है, नागालैंड की कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है, कोई सोशल प्रैक्टिस है, ठीक है, इस प्रकार की कोई भी प्रैक्टिस है, वहाँ पर सेंटर का कोई लॉ है वो डायरेक्ट लागू नहीं होगा, उसको पहले स्टेट असेंबली से अप्रूवल लेना जरूरी है। ये स्पेशल असेंबली की मेन प्रोविजन थे। इसके अलावा भी कुछ प्रोविजन है 371A के तहत। इसके तहत मेन प्रोविजन ये है कि यहाँ पर जो गवर्नर होगी उसके पास में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान होंगे। गवर्नर के पास में कुछ स्पेशल शक्तियाँ होगी। इसके तहत गवर्नर है ना, वो एक अलग से, मतलब जहाँ के सीएम है ना, सीएम को कुछ काम करने के लिए गवर्नर के अप्रूवल लेने होंगे, तो यहाँ पर गवर्नर के पास में बहुत ही ज़्यादा पावर होगी। इसके अलावा गवर्नर के पास ही होगी, साथ ही साथ जो रीजनल काउंसिल होगी उनके पास भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। जो रीजनल काउंसिल होगी वहाँ की ये 35 मेंबर की होती है, इनके पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है। ये काफ़ी सारी जो फॉरेस्ट से संबंधित है, फिशरीज है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे काम है वो यहाँ की जो रीजनल काउंसिल है वो सारे काम देखती है, तो इनके पास ही काफ़ी ज़्यादा पावर होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया 371A। 371A में क्या है देखो, अलग 371 में आप देख लो कि अलग अलग जो स्टेट है उनको कुछ स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, उनको कुछ स्पेशल पावर दी गई है। ठीक है जी, इसी के तहत नागालैंड को 371A के तहत पावर दी गई है कि इसमें क्या कहा गया है कि जो पार्लियामेंट का कोई लॉ है वो डायरेक्ट पहले नागालैंड पर लागू नहीं होगा, उसको स्टेट असेंबली के साथ में पूछना पड़ेगा, स्टेट असेंबली से कंसर्न करना पड़ेगा, उसके बाद अप्रूवल लेने के बाद में वो लॉ है वो नागालैंड पे लागू होगा। पहला ये प्रोविज़न है। उसके अलावा एक प्रोविज़न ये है कि यहाँ पर गवर्नर के पास में बहुत ही ज़्यादा पावर होगी, साथ ही साथ में यहाँ जो रीजनल काउंसिल है इनके पास में बहुत ज़्यादा पावर होगी। ये तो देखा हमने 371A के बारे में। अब एक बार ये आया था कि कोल माइनिंग, तो कोल माइनिंग कैसे होती है? रेट होल माइनिंग से। रेट होल माइनिंग क्या होती है? चूहे की तरह माइनिंग करना। अभी जो उत्तराखंड में फंसे थे उनको रेट होल माइनिंग से निकाला गया था। इसमें क्या होता है कि चूहे की तरह खोदा जाता है, फिर वहाँ से जो भी माइनिंग की जाती है कोल की, फिर वापस उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाती है क्योंकि इसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये रेट होल माइनिंग टेक्निक है। ठीक है, ये हमने आर्टिकल 371A के बारे में देख लिया जो नागालैंड से था। अब नेक्स्ट चलेंगे, हमारा एक आर्टिकल है वो है पंचेश्वर प्रोजेक्ट से संबंधित है। देखो सबसे पहले देखेंगे न्यूज़ में क्यों पंचेश्वर प्रोजेक्ट न्यूज़ में क्यों। देखो ये है ना पंचेश्वर प्रोजेक्ट, ये इंडिया और नेपाल के बीच में है। ये कई वजह से तनावपूर्ण स्थितियों में रहा है, इस वजह से ये कभी पूरा नहीं हो पाया। ओवर द ईयर इनमें कुछ ना कुछ तनाव रही है, कुछ ना कुछ समस्या रही है, इस वजह से कभी ये कंप्लीट हो नहीं पाया है। बार बार ये न्यूज़ में आता है, तो इस वजह से अभी भी ये न्यूज़ में आया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट है क्या। पंचेश्वर प्रोजेक्ट है ना, ये महाकाली ट्रीटी का पार्ट है। पंचेश्वर प्रोजेक्ट महाकाली ट्रीटी का पार्ट है। ये महाकाली ट्रीटी साइन हुई थी 1996 में, 1996 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। ये नेपाल और इंडिया के बीच में साइन हुई थी। क्यों हुई थी कि जो इंडिया और नेपाल के बीच में महाकाली रिवर है, वहाँ के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और वो वहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो दोनों देशों के बीच में शेयर की जाएगी। तो इसी के तहत आया था पंचेश्वर प्रोजेक्ट, जो कि महाकाली ट्रीटी के तहत है। आगे हम महाकाली ट्रीटी के बारे में भी देखेंगे। तो पहले तो ये महाकाली ट्रीटी के तहत एक पार्ट है, यानी कि महाकाली ट्रीटी का जो है पंचेश्वर प्रोजेक्ट एक पार्ट है, जिसे 1996 में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि ये 1996 में महाकाली ट्रीटी भी हुई थी। अब ये कहाँ पर है, कौन सी रिवर पर है? ये महाकाली रिवर पर है, जिसे काली रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा पंचेश्वर प्रोजेक्ट में ये होगा, जो महाकाली रिवर यहाँ से आ रही है इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वल साइज में ये इलेक्ट्रिसिटी जो भी बनेगी वो इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो एक पावर हाउस की तरह इसे बनाया जाएगा, इक्वल आकार में इसे पावर हाउस की तरह बनाया जाएगा। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। ये देखो 1996 में बनाया था, साइन हुई थी। ठीक है, उसके बाद में पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और इक्वल साइड में इसे कॉन्ट्रीब्यूट किया, नेपाल की साइड में भी इतना जाएगा और इतना भारत के साइड में भी आ जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ठीक है, इसमें जो डिले हुआ है उसका कारण क्या है? डिले का सबसे पहला कारण ये है कि जो ब्यूरोक्रेटिक्स है ना उसमें समस्या आ रही है। ब्यूरोक्रेटिक्स यानी कि जो लापरवाही हो रही है वो नौकरशाही की ओर से, उसे कंप्लीट किया नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ बाधा, कुछ ना कुछ बहाना देखी इसे काफ़ी धीमा कर दिया है। इसके अलावा समस्या ये आ रही है कि जो प्रोजेक्ट है ना उसमें डेडलाइन ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अभी स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करके ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है। और इसमें जो रिसर्च है ना, स्पेसिफिक डेटा का अभाव है।
देखो नेपाल का कहना है कि हमारे पास में कम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, हमें कम फ़ायदा हो रहा है, इंडिया को ज़्यादा हो रहा है, तो इंडिया को हमें एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए। और सेम इंडिया का कहना है। तो स्पेसिफिक डेटा नहीं है, स्पेशल डेटा नहीं है, डेटा के अभाव के कारण ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसमें ये डिले का रीज़न है। अब हम कुछ फैक्ट महाकाली रिवर के बारे में देख लेते हैं। महाकाली रिवर, इसे शारदा रिवर भी कहा जाता है या इसे काली रिवर भी कहा जाता है। महाकाली को काली और शारदा रिवर भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखना। अब इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये कहाँ से उद्गम होता है इसका, हिमालय में काला पानी है ना, वहाँ से इसका उद्गम होता है और भारत और नेपाल के बीच में ये बाउंड्री बनाती है। यहाँ पर नेपाल है और ये भारत के बीच में, ये देखो यहाँ से ये उद्गम होती है और भारत और नेपाल के बीच में ये बाउंड्री बनाती है। ठीक है जी। यहाँ से आगे इसमें कर्णाली रिवर मिल जाती है, यहाँ पर इससे राप्ती मिल जाती, और आगे जो घाघरा रिवर है उसमें जाके ये मिल जाती है। और घाघरा रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ऊपर से आ रही है काली रिवर या कर्णाली रिवर, ये राप्ती रिवर, ये मिलती है घाघरा रिवर में। और घाघरा रिवर जो है वो गंगा की एक मुख्य ट्रिब्यूटरी है। तो इसके ओरिजिन के बारे में देख लो, ये ओरिजिन कहाँ है, काली रिवर का जो ओरिजिन है ना वो काला पानी। ठीक है, तो काली भारत और नेपाल के बीच में ये बाउंड्री बनाने के काम करती है। ओरिजिन हिमालय में काला पानी से होता है। और बेसिन इसका देख लो कितने किलोमीटर, यूपीएससी इतना पूछेगा नहीं। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, घाघरा जो कि गंगा रिवर में मर्ज हो जाती है। ठीक है, ये आगे जाके बढ़ती जाती है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट से संबंधित था। अब हम थोड़ा बहुत महाकाली ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। महाकाली ट्रीटी जो 1996 में साइन हुई थी, इसके तहत जो काली रिवर है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, उसका जो कैचमेंट एरिया है उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। वहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसे तैयार किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने का काम किया जाएगा। और इंडिया की और नेपाल के बीच में ये इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये शुरुआत की गई थी महाकाली ट्रीटी के तहत, जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ये हमारा 25वें परियोजना से संबंधित आर्टिकल था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूएपीए एक्ट से संबंधित है। सबसे पहले हम देखेंगे यूएपीए एक्ट ये न्यूज़ में क्यों आया है। न्यूज़ में इसलिए आया है कि यूएपीए यानी यूएपीए की फुल फॉर्म क्या है, यूएपीए की फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 में आया था। ठीक, 1970। इस एक्ट के तहत, यूएपीए एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के दो ग्रुप, कौन कौन से दो ग्रुप है, एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस JNK भाट, देखो ये ना जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, एक सुमजी गुट, दूसरा जम्मू कश्मीर जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर भट्ट ग्रुप, इन दोनों को बैन कर दिया गया है। न्यूज़ में क्यों है, यूएपीए एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के दो ग्रुप कौन कौन से हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर भट्ट फैक्शन, दूसरा है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सुमजी फैक्शन, इन दोनों को बैन कर दिया है 5 साल के लिए। कौन से एक्ट के तहत, यूएपीए एक्ट के तहत, इसलिए इसे न्यूज़ में। तो अब देख लेते हैं यूएपीए एक्ट के बारे में। यूएपीए एक्ट आया था 1967 में। आतंकवादी गतिविधियाँ उस टाइम में काफ़ी बढ़ रही थी। ठीक है जी, जो आतंकवादी गतिविधियाँ जो एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, इसे रोकने के लिए इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, इसका प्राइमरी एम है वो यही है कि भारत की संपूर्णता यानी कि भारत की इंटीग्रिटी और अखंडता यानी कि सोवरेनिटी को जो भी तत्व है जो भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए खतरा बन रहे, बाधक बन रहे, उनको रोकने के लिए, उनको निपटने के लिए 1967 में यूएपीए एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था यूएपीए एक्ट, उस टाइम में काफ़ी टेररिस्ट संबंधित जो गतिविधियाँ बढ़ रही थी। तो 1967 में भारत, इसका एम याद रखना अगर प्रीलिम में आ जाए कि इसका एम क्या है, तो इसका एम यही है भारत की जो सोवरेनिटी है, उसकी इंटीग्रिटी है, उसके लिए जो खतरा बन रहे थे, उस खतरा को रोकने के लिए, उस गतिविधियों से निपटने के लिए यूएपीए एक्ट लाया गया था। ये इसका प्राइमरी एम है। ठीक है जी, ये एक्ट है भारतीयों पर लागू होगा, यानी भारतीय कोई क्राइम करेगा उस पर लागू होगा, भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है उस पर भी लागू होगा, यानी इंडियन पर और विदेशी दोनों पर ये लागू होता है। भारत के बाहर भी, भारत में भी लागू होता है, भारत के बाहर भी कोई अपराध करता है उस पर भी लागू होता है। अगर कोई सरकारी व्यक्ति है, वो सरकार में रहते हुए इस प्रकार का कार्य करता है, उस पर भी लागू होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। और भारत का जो एयरप्लेन वगैरह है वो भारत के बाहर है, उसमें भी कोई क्राइम होता है तो उस पर भी लागू होता है। तो ये भारत में, भारत के बाहर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्ट है, काफ़ी जगह ये लागू होता है। ठीक है जी। अब इस एक्ट के तहत जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करता है, इस एक्ट के तहत एक तो स्टेट पुलिस है, राज्य पुलिस है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके अलावा NIA है ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, वो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज़ें याद रखना, इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस भी करती है, NIA भी इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक है जी। इसमें अपील के लिए कुछ मैकेनिज्म है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास मतलब किसी पर भी जो भी लगाया गया है यूएपीए वो गलत है, तो वो जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पर जाके अपील कर सकता है कि हमारे पे जो यूएपीए लगाया गया है वो गलत है। तो ट्रिब्यूनल है वो
फैसला देगा। बाकी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ट्रिब्यूनल भी मतलब काफ़ी सुनवाई के बाद ही रिहात देता है, बाकी ट्रिब्यूनल भी नहीं देता है। इसमें समय समय पर संशोधन भी हुए हैं। तो ये 2004 में संशोधन हुआ था, इसमें कुछ आतंकवादियों से संबंधित मुद्दे थे। 2008 में संशोधन हुआ था, ये इंटीग्रेटिव वर्ड जोड़े गए। 2012 में, 2019 में संशोधन हुआ ना, ये आतंकवाद। देखो पहले क्या था, ओनली जो ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ टेररिस्ट, उसे ही मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सकता है था। बट 2019 में क्या किया, अगर कोई इंडिविजुअल है वो भी कुछ क्राइम कर रहा है तो उस पर भी यूएपीए लगाया जा सकता है। पहले क्या था, पहले ओनली ग्रुप पर ही लगाया जा सकता है, जो बिना किसी उचित कार्रवाई की अधिनियम में जोड़ा गया, यानी किसी ग्रुप को ही लगाया गया। बट 2019 में क्या गया, अगर कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल इस प्रकार का क्राइम करता है तो उसे भी इस एक्ट के तहत दोषी ठहराया जा सकता है या उस पर ही यूएपीए लगाया जा सकता है। इसमें संपत्ति को आपको जब्त कर जा सकती है, कुर्की की जा सकती है। ठीक है, आपकी जो संपत्ति, जो भी आतंकवादी उसकी गतिविधियां करेगा तो उसकी संपत्ति को सीज भी किया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल यूएपीए से संबंधित था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो जैकरांडा ब्लूम से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है, अभी ये देखा गया है, जैकरांडा जो ब्लूम है वो देखा गया है इसलिए न्यूज़ में। तो न्यूज़ हमारे लिए खास इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, हम देख लेते हैं इसी विशेषता के बारे में। तो ये डेसीडियस जो प्लांट है, मतलब ये जो ट्री है, इसकी मैं बात कर रही, ये डेसीडियस यानी पर्णपाती है, यानी कि वर्षा ऋतु आती है ना, तो इसके जो भी मतलब ऐसी सीजन आता है तो इसके जो भी ऊपर पत्ते वगैरह होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो ये पर्णपाती यानी डेसीडियस टाइप का ट्री है। ठीक है, कहाँ मिलता है, कौन सी फैमिली से है, ये यूपीएससी पूछेगी नहीं, हमारे लिए जानना इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो सबसे पहले जैकरांडा ब्लूम, ये क्या है, ये डेसीडियस टाइप का प्लांट है। कहाँ पर पाया जाता है, ये कहाँ का नेटिव प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो जैकरांडा है ये ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना का नेटिव है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना का ये मूल निवासी यानी नेटिव वहीं पर पाया जाता है। ठीक है जी, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग गिटार बनाने में किया जा सकता है। कई सारी जो मेडिसिन होती है, औषधियाँ होती है, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी यूजफुल प्लांट है। ठीक है, और ये जो केन्या वगैरह है वहाँ पर भी पाया जाता है, लकड़ियों की नक्काशी करने में भी पाया जाता है। और इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है वो काफ़ी कठोर जलवायु में, जहाँ पर जो सर्दी वो काफ़ी कठोर पड़ती है वहाँ पर होता है। और उष्णकटिबंधीय जो भी होता है ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके लिए जो मिट्टी है ना, वो अच्छी गुड क्वालिटी की मिट्टी चाहिए, वहीं पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये जैकरांडा के बारे में कुछ स्पेसिफिक जो डिटेल दिखेगी वो याद रखना। पहले तो क्या याद रखना आपको कि ये कहाँ पर पाया जाता है, स्पेसिफिक याद रखना कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना का एक नेटिव प्लांट है। इसके अलावा ये जो है ना, ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। तो सबसे पहले इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती है, सूचक प्रजाति क्या है। सूचक प्रजाति वो है जहाँ की, देखो जैसे कि यहाँ पर एक शेर है, शेर एक इंडिकेटर स्पीसीज। अगर शेर खत्म हो जाएगा तो आसपास के जो भी शेर किसको खाता है, ये टॉप है, मतलब जो भी आप फूड चेन देखोगे सबसे ऊपर आता शेर, उसके नीचे जो भी हिरण वगैरह आएगी उसके नीचे घास आएंगी। अगर शेर मर जाएगा तो हिरण की जो संख्या बढ़ जाएगी तो ये घास भी कम पड़ जाएगी, तो ये पूरा जो इकोसिस्टम वो खत्म हो जाएगा। तो ये टॉप जो होता है ना, वो ज़्यादातर इंडिकेटर स्पीसीज होते हैं, वो का ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा सकते हैं, तो उनकी संख्या भी कम होती है। तो सूचक प्रजाति ये कि इंडिकेटर प्रजाति वो होती है जो इन्वायरमेंट की जो खत्म होने की, मतलब इन्वायरमेंट अगर खराब हो रहा है तो उसकी सूचना देती है। तो इंडिकेटर स्पीसीज वही होती है जो इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन की पहले से इंडिकेट कर देती कि अब ये इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है, या इन्वायरमेंट की जो भी स्थिति है उसके बारे में बता देती, सूचना देने का काम करती है, वही सूचक प्रजाति कहलाती है, या जिसे इंडिकेटर स्पीसीज भी कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए ये हो जाती है। तो ये हमने इससे संबंधित देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन है हमारा, देखो आज का आर्टिकल है वो तो देख लिए, कुछ आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक आधा आर्टिकल है जो प्रीलिम में बन सकता है क्वेश्चन। तो ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो आप, कल ये देख के आना है। 3 टर्म दे रखी, इंडिकेटर स्पेस से संबंधित, महाकाली रिवर से संबंधित, इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट से संबंधित, ये 3 देख लिया। अब जो कल का था वो देख लो। तो कल का जो हमारा पहला जो था ट्रू एंड फॉल्स, उसमें अफ्रीकन यूनियन के बारे में दिया रखा है कि अफ्रीकन यूनियन है उसमें जो G20 में शामिल हुआ है। तो क्या अफ्रीकन यूनियन है वो G20 में शामिल हुआ अभी? तो पहला हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, पहला ट्रू हो जाता है। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है कि बेल्जियम है वो पहला देश बन गया यूरोपियन यूनियन का जिसने इकोसाइड है वो घोषित किया है। तो दूसरा भी ट्रू है, कल हमने पढ़ा था बेल्जियम पहला देश बन गया है जो इस प्रकार का काम किया। तीसरा जो हमारा आर्टिकल है उसमें बोला गया है कि ये जो एगलेड आइलैंड है ये पैसिफिक ओशियन में नहीं, ये इंडियन ओशियन में। हमने देखा था कि यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे मॉरिशस है, यहाँ पर है एगलेड आइलैंड जो कि इंडियन ओशियन में पड़ता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। अब कुछ कल के लिए क्वेश्चन है, इसको आप PYQ और UPSC में पूछे गए, ये आप यहाँ देख सकते हो। हमारा एक सीरीज भी चल रही है PYQ की, वहाँ पे भी देख सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF मिल जाएगी।
थैंक यू।